गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है अव्ययी भाव समास। समास के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, समास की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, समास का अर्थ हम पढ़ चुके हैं। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आज पहला समास पढ़ेंगे हम, अव्ययी भाव समास। ये हमारा टॉपिक है। अव्ययी भाव समास क्या होता है? सबसे पहले तो अव्यय क्या होते हैं? जो देश काल वातावरण परिस्थिति के अनुसार जो इसका रूप परिवर्तन नहीं होते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय। तो इस समास की विशेषता क्या होगी? पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। प्रथम पद यानी पूर्व पद क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता कहो, परिभाषा कहो, पहचान कहो, जो भी कहो, पहचान लिख दो, विशेषता लिख दो, पहचान लिख दो कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। परिभाषा कहो, जो भी कहना चाहो आप, वो सब अव्ययी भाव समास है। इसमें क्या होगा? पूर्व पद प्रधान, हमेशा जो होगा वो पूर्व पद क्या होगा? प्रधान होगा। दूसरा, पूर्व पद अव्यय, और इससे बनने वाला शब्द भी क्या होगा? अव्यय ही होगा। पूर्व पद अव्यय होगा और बनने वाला शब्द क्या होगा? बनने वाला शब्द भी क्या होना चाहिए? अव्यय। ऐसा नहीं कि अव्यय पूर्व पद अव्यय है परंतु बनने वाला शब्द अव्यय नहीं बन रहा है, तो वहां पर अव्यय भाव समास नहीं होगा। तीसरा, क्या होना चाहिए? जो पद बने वो किसमें होना चाहिए? नपुंसकलिंग में होना चाहिए। जो भी बनेगा वो किसमें बनेगा? नपुंसकलिंग में बनेगा। जो भी पद बनेगा, समस्त पद बनेगा, हमेशा किसमें होगा? नपुंसकलिंग में होगा। और चौथी जो इसकी पहचान है, जो हमें करना है, बनाना है पद, उसमें क्या करना है? नपुंसकलिंग में होगा। और चौथी में क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्दों में। किसमें? स्त्रीलिंग शब्दों में विशेषकर क्या करना? आ की जगह पर ऐ कर देना है। जहाँ पर अकारांत शब्द आते हैं वहाँ पर ऐ कर देना है। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर में परिवर्तित कर देना है। अगर ये कहा जाए कि क्या होगा? दीर्घ स्वर को किसमें परिवर्तित कर देना है? दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर में परिवर्तन करना है या परिवर्तित कर देना है, बदलना है। ओके, ये चीज आपको करनी है। दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर में बदलना है, परिवर्तन करना है। यहाँ पर आपको करना होता है किसमें? स्त्रीलिंग शब्दों में। कहाँ करेंगे ये सही बात? स्त्रीलिंग शब्दों में ऐसा होगा, पुल्लिंग शब्दों में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये अव्ययी भाव की पहचान हो जाती है। पर अव्ययी भाव, अव्यय कौन कौन से आपके, जो आपके सिलेबस में जो अव्यय आ रहे हैं वह आ रहे हैं अनु, उप, सम, निर, अनु, उप, सम, निर, प्रति, यथा और सह। ये आपके सिलेबस में जो अव्यय आपके अभी वो है कौन कौन से? अनु यानी पीछे, उप यानी समीप, सम यानी समान, जो भी ये आपके अर्थ आ रहे सदस्य, सम का सदस्य, निर यानी अभाव, प्रति यानी दोहराने के योग में, यथा यानी योग्यता के अर्थ में, और सह का सदस्यता के अर्थ में उपयोग होता है। इनको हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे और इनके उदाहरण भी हम देखेंगे। कौन कौन से अव्यय होते हैं? अनु क्या होगा? जब पूर्व पद प्रधान होगा, यानी कि आप एक उदाहरण देखिए, प्रतिदिनम जो शब्द है इसमें पहला पद क्या? अव्यय है, तो यह अव्ययी भाव समास है। दूसरा आता है निर्जलम, यहाँ पे निर क्या है? अव्यय है, तो यह अव्यय भाव समास है। तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि हर समास में दो पद तो होंगे, मिनिमम दो पद तो होंगे, तभी वो समास बनेगा। जैसे प्रतिदिन का आप विग्रह करते हो तो क्या बनता है? दिनम प्रति, और इसका बनता है निर्जलम का क्या बोलेगा? जलस्य अभाव, यानी कि जल का अभाव। तो यहाँ पर क्या? अव्यय है। निर क्या है? अव्यय है। और प्रति
प्रतीक या अव्यय पूर्व पद प्रधान रहा, इसमें हमेशा क्या रहा, पूर्व पद प्रधान रहा। अब हम एक एक करके इनके उदाहरण देखते हैं कि सब उपसर्ग के हम एक एक उदाहरण देखते हैं ताकि हमें समझ में आए अच्छे से। सबसे पहले हम देखते हैं अनु अव्यय का उदाहरण, जहाँ पर अनु क्या रहता है, उपसर्ग रहता है। तो यहाँ पर अनु अव्यय है एक, और इसका हमें उदाहरण देखते हैं हम लोग। अनु का अर्थ होता है, अनु शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है, पश्चात, पश्चात और योग्य। क्या होता है, या तो पश्चात अर्थ आएगा या फिर इसका योग्य अर्थ होता है। अनु अव्यय का जो अर्थ होता है वो होता है पश्चात, योग्य। इसके उदाहरण देखिए, रथस्य पश्चात है, रथस्य पश्चात, रथ के बाद। तो रथस्य पश्चात, तो यहाँ पे क्या होगा, जो विभक्ति होगी उसका लोप हो जाएगा। ज्यादातर जो अव्ययी भाव समास होते हैं उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। तो इस विभक्ति का जब आप सामासिक समस्त विग्रह जो समस्त विच्छेद जो शब्द है, जब इसका आप सामासिक पद बनाओगे तो क्या करोगे, इसको आप क्या कर दोगे, रथ, इसके अंदर जो विभक्ति दे रखी है उसका लोप करना, और पश्चात का कहाँ पे किया था हमने, अनु अव्यय के लिए, तो अनु हो जाएगा। और हमेशा अव्यय आगे आएगा। अव्यय क्या होगा, समस्त पद के यानी जो अपना जो मूल शब्द है उसके आगे आएगा। शब्द क्या बनेगा हमारे, अनुरथ। शब्द क्या बना, अनुरथ। और विग्रह क्या हुआ हमारा रथस्य पश्चात। अब क्या थी तीसरी विशेषता, क्या थी इसकी, हमने कहा था ना कि जो भी पद बने वो नपुंसकलिंग लिंग में होना चाहिए। तो क्या नपुंसकलिंग लिंग में लगाने के लिए क्या, नपुंसक शब्द हमेशा चलते हैं। फल शब्द की जैसे फलम, फले, फलानी, शब्द क्या बने हमारे, अनुरथम, अनुरथम। हम इसकी विशेषता एक बार और वापस मैं यहाँ लिख देती हूँ। पहला पूर्व पद प्रधान, तो इसमें पूर्व पद प्रधान आपका यस अनुप्रधान है। दूसरा, शब्द जो भी बने वो किसमें होना चाहिए, नपुंसकलिंग में। तो क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग में हो गया। तो ये दूसरा भी प्रधान हो गया कि जो शब्द बना सामासिक पद बना वो नपुंसकलिंग में हो गया। और तीसरी विशेषता है क्या, आ का ए कर देना है, ये भी कर देंगे हम। और समस्त पद जो बनेगा वो अव्यय होना चाहिए। समस्त पद कैसा होना चाहिए आपका, अव्यय। ये इसकी विशेषता है। हमेशा समास बनाते वक्त ये चारों चीजों की अव्यय समास करते हुए हमें इन चारों चीजों को ध्यान में रखना होगा। पहली हमारी पूर्व पद प्रधान है, राइट। समस्त रथम, रथम शब्द बन रहा है अनुरथम, रथ के पीछे। तो यहाँ पर क्या अव्यय भाव समास है, अनु आ रहा है, सही है। और रथम नपुंसकलिंग बन गया, हाँ सही है बिल्कुल। ये तीनों विशेषताएं हमारी चारों विशेषताएं इसमें लग रही है, तो ये अव्यय भाव समास है। नेक्स्ट आगे वाला उदाहरण दिए क्या, उपस्य योग्यम, उपस्य योग्यम। तो जब आप देखते हो उपस्य योग्यम जो उदाहरण आया है इसमें क्या आएगा, ये है श्रेय और योग्यम। योग्य किसके अर्थ में लिया हमने, अनु के अर्थ में लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनु और रूप, रूप के पीछे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने कहा था अव्यय पहले आएगा शब्द बाद में आ जाएगा। अनु पहले आ गया और रूप बाद में आ गया। और मैंने क्या कहा था, क्या बनना चाहिए, नपुंसकलिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लग जाएगा और क्या बनेगा, अनुरूपम। तो यहाँ पर अनु उपसर्ग के दो उदाहरण मैंने दिया है, एक पश्चात वाला और एक योग्यम वाला। पश्चात में रथस्य पश्चात है, रथ शब्द बन गया यानी कि यहाँ की विभक्ति का लोप हो जाएगा। दोनों जगह विभक्तियों का लोप हुआ है, विभक्ति का लोप हुआ तो शब्द क्या बना, रथ। और यहाँ पे पश्चात, पश्चात अर्थ किसके अर्थ में लेते हैं, हम अनु के अर्थ में लेते हैं। तो अनु आ गया, अनु अव्यय पहले आएगा। समस्त पद बनाते वक्त क्या होगा, ये क्या है, समस्त पद है। ये समस्त पद आप सभी भी बनाओगे तो उपसर्ग पहले आ जाएगा, अव्यय पहले आएगा, तो अनुरथम शब्द बनेगा। इसी प्रकार अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, रूप प्लस अनु हो जाएगा और रूपस्य योग्यम शब्द बनेगा। अब हम दूसरा लेते हैं हमारा उप। उप का अर्थ होता है समीपता के, समीप के अर्थ में,
समीप के अर्थ में लेते हैं और उसका अर्थ लेते हैं हम पास, समीप यानी पास, निकट कुछ भी ले सकते हो आप, इसका मीन होता है ये पास, समीप, निकट। अब यहाँ पे एक उदाहरण आप देखिए, कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के समीप, हमेशा उप जो आएगा वो क्या आएगा कि समीपता के अर्थ में इसका हम उपयोग करते हैं। तो कृष्ण से समीप पे, तो क्या होगा इसका, क्या होगा आपके इसमें, अब देखिए आप इसमें कृष्ण से, इसमें से की से ये जो आ रहा है इसका लोप हो जाएगा व्यक्ति। ज्यादातर आप देख रहे होगी कि जो ये अव्ययभाव समास है उसमें षष्ठी विभक्ति है, तो कृष्ण का लोप, विभक्ति का लोप हो जाएगा, शब्द क्या बनेगा कृष्ण, और समीप का क्या बनेगा उप, हमेशा ये आगे आ जाएगा, तो क्या बनेगा उप समीप, है ना, उप समीप, उप तो उप कृष्ण है, सॉरी कृष्ण है ना, उप का अर्थ तो समीप कृष्ण है, तो शब्द क्या बना उप कृष्ण। अब किसने बनाना हमें नपुंसकलिंग में, तो इसमें मैं लग जाएगा और क्या बनेगा उप कृष्णम, समाज समस्त पद क्या बना हमारा उप कृष्णम, कृष्ण से समीपम, कृष्ण उप है, इसका जो विभक्ति का लोप हुआ तो कृष्ण, समीप का अर्थ हम ले रहे हैं उप के अर्थ में, उप का मीन क्या है समीप, तो समीप का अर्थ उप में ले रहे हैं तो उप हो गया, यहाँ पे कृष्ण हो गया, जो उप है दूसरा पद है यानी उत्तर पद है, उत्तर पद को हम आगे लिख देंगे क्योंकि हमेशा अव्ययभाव समास की पहचान पूर्व पद से होती है, तो पूर्व पद में उत्तर पद आगे होगा, जो अव्यय है वो आगे आ जाएगा उप, और इसको पीछे लिख देंगे उप कृष्णम, उप कृष्णम, तो समझ शब्द क्या है ना उप कृष्णम। इसी प्रकार आप देखिए गंगाया समीपम, दूसरा उदाहरण देखिए आप, गंगाया समीपम। अब आप यहाँ पे देखते हो गंगाया समीपम जो शब्द है इसमें आप देखते हो कि गंगा के समीप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शब्द क्या गंगा, और यहाँ पे समीप किसके अर्थ में आया उप, तो शब्द क्या बनेगा उप गंगा, उप गंगा, और उप गंगा के अर्थ में उप गंगम। आ है, आ को किसमें कन्वर्ट करना आपको, यहाँ पे आपके एक नियम और आ गया, स्त्रीलिंग शब्द, गंगा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, अगर स्त्रीलिंग शब्द अकारांत है तो वहां पर हमें किसमें बदल लेना है अकारांत में बदल लेना, आ को ए में बदल देना, या आ है अकारांत, इसको किसमें बदलना हमें ए में बदलना, तो शब्द क्या बनेगा उपगंगम, क्या बनेगा उपगंगम, तो गंग बना और इसके आगे नपुंसकलिंग बनाने के लिए मैं लगा दिया, तो उपगंगम शब्द बनता है। एक बार वापस समझिए आप, उप जो उपसर्ग होता है, उप जो अव्यय है उसे समीप पास निकट होता है, कृष्ण से समीपम, कृष्ण उप है, इसकी विभक्ति का लोप हो गया कृष्ण और उप हुआ और शब्द क्या बना उप कृष्णम। इसी प्रकार गंगाया समीपम, गंगा शब्द बना, उप इसका अव्यय था, उप अभी आगे आ गया आ ए में बदल जाता है और शब्द क्या बनता है उपगंगम। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला उदाहरण देखते हैं, नेक्स्ट वाला भी है निर, तीसरा आ गया हमारे निर। निर का हमेशा उपयोग होता है अभाव के अर्थ में, अभाव, अभाव, अभाव शब्द यानी जो चीज वहां पे प्रेजेंट नहीं है, ये मार्कर मेरे पास है, ये भाव है, अगर इसे रख दिया अलग, ये मेरे से दूर हो गया तो यहाँ पे यह अभाव है, यानी कि ये भाव और ये अभाव नहीं होने का, तो अभाव के ऊपर हम इसका उपयोग करते हैं। मक्षिका नाम है, मक्षिका, मक्षिका नाम है अभाव है, मक्खियों का अभाव, यहाँ पे क्या है मक्खियों का अभाव है, मक्खियां नहीं है, तो यहाँ पे मूल शब्द क्या हमारा मक्षिका, और अभाव किसके लिए होता है निर। अब यहाँ पे आप देखते हो कि निर आगे आ जाएगा, निर आगे आएगा तो नी, जहां पर भी स्वर से पहले निर उपसर्ग होता, व्यंजन से पहले अगर निर उपसर्ग होता, व्यंजन कहाँ चला जाता, सॉरी रे कहाँ चला जाता है ऊपर, अगर व्यंजन शब्द से ऊपर पहले अगर र आता आधा रे तो वो कहाँ चला जाता ऊपर चला जाता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, निर्मक्षिका
मक्षिका शब्द बना, निर्मक्षिका बना। लेकिन हमने एक नियम पढ़ा था, आ ए में बदल जाता है। कौन से शब्द में? स्त्रीलिंग शब्द में। मक्षिका शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, तो आ ए में बदल जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसके बाद में नपुंसक निर्मक्षिकम। क्या बनेगा? निर्मक्षिकम। ओके, इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए आप, निर्जलम। निर्जलम, निर्जलम शब्द में भी वही है, जलस्य अभाव है, जलस्य अभाव। तो यहाँ पे आप देखते हो अभाव के अर्थ में निर उपसर्ग आ रहा है और जल का जल हो जाता है और जल का आगे आ जाएगा निर, तो निर आते ही पहले वही शब्द बनेगा निर्जलम। इस प्रकार आपके होता है निर उपसर्ग वाले शब्द। नेक्स्ट वाला देखिए अब आप, प्रति। प्रति अव्यय। प्रति जो अव्यय होता है उसको उपयोग हम दोहराने के अर्थ में करते हैं। किसके अर्थ में करते हैं? दोहराने के अर्थ में हमेशा हम प्रति अव्यय का उपयोग करते हैं। जैसे आपने अगर प्रति का दिया है तो किसके अर्थ में करोगे? दोहराने के अर्थ में। दोहराने के अर्थ, जब कभी भी किसी भी बात को दोहराया जाता है वहां पे प्रति का होता है। जैसे प्रति दिनम, प्रतिदिनम शब्द क्या? प्रतिदिनम, तो शब्द क्या बनेगा हमारे? दिनम, दिनम प्रति। इसी प्रकार देखिए प्रतिरात्रम, रात्रम, रात्रम प्रति। और ये सप्तमी भक्ति में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रतिग्रामम, प्रतिग्रामम, प्रतिग्रामम का क्या होगा? प्रतिग्रामम क्या क्या हो जाएगा? ग्रामम, ग्रामम प्रति। ओके, तो ये प्रति उपसर्ग हमेशा किसके प्रति अव्यय जो आएगा वो किसके अर्थ में आएगा? हमेशा दोहराने के अर्थ में आता है। जब किसी वाक्य को दो बार दोहराया जाता है तो वहां पर प्रति आता है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम यथा। यथा, यथा शब्द का जो अर्थ था अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य, जहां पर अनतिक्रम्य शब्द होता है वहां पर अनुसार, अनतिक्रम्य शब्द का अर्थ जो देखा जाता है वो क्या होता है? अनुसार। सक्तिम अनतिक्रम्य क्या होगा? सक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पे क्या होगा? शक्ति का क्या जाएगा? शक्ति, और अनतिक्रम्य का क्या हो जाएगा? यथा। शब्द क्या बनेगा हमारा? यथा शक्ति। और नपुंसकलिंग में बदलने के लिए मैं लगा दूं यथा शक्ति, शक्ति अनतिक्रम्य, शिशु अनतिक्रम्य। एक और एक आगे आपकी शिशु अनतिक्रम्य, शिशु अनतिक्रम्य। क्या शब्द बनेगा हमारे? यथा शिशु। कैसे बनेगा आप समझ गए होंगे कि कैसे बनाइए, कि ये इसके आगे आ गया, उसके आगे ये वाला। अब लास्ट और फाइनल बचा आपकी सह। सह यानी सदृश्य, किसी भी चीज के समान, उसके लिए सह अव्यय का उपयोग किया जाता है। जैसे कि सदृश्य, सदृश्य, सदृश्य शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा सादृश्य, युगपत, सदृश्य, सदृश्य हम शब्द का उपयोग करते हैं युगपत। इस अर्थ में स जो अव्यय है इसका अर्थ लिया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? सदृश्य, युगपत वगैरह जो इसका अर्थ होता है। अब हरे सादृश्य क्या शब्द है आपके? जैसे हरे सादृश्य शब्द क्या बनेगा? स हरि। क्या बनेगा? स हरि। शब्द क्या बना हमारे? स हरि, यानी कि हरि के अनुसार। उसी प्रकार एक और देखिए आप, संख्या सादृश्य। संख्या शब्द क्या बनेगा हमारे? सखिया सादृश्य, सखिया सादृश्य। क्या है? सखिया सादृश्य शब्द क्या बनेगा? स सखी।
ओके, तो यहाँ पे सखी शब्द बनेगा। इसी प्रकार चक्रेण युगपत, क्या है, चक्रेण युगपत शब्द क्या बनेगा, स आ जाएगा यहाँ पे और चक्रेण का चक्र हो जाएगा, सचक्र, क्या बनेगा, सचक्र। वापस देखिए, स वाला सह जो होता है सदृश्य, युगपत के अर्थ में लिया जाता है, हरे सादृश्य, सहरी, सखिया सादृश्य, सखिया सादृश्य, सखी के समझ से सखी, चक्रेण युगपत, चक्रेण सखी में क्या हो जाएगा, सखी शब्द आ जाएगा, मूल शब्द क्या हमारा सखी, और सादृश्य का स, तो यहाँ पे स आगे आ जाएगा तो सखी शब्द बनेगा। उसी प्रकार चक्रेण युगपत, मूल शब्द क्या, चक्र, युगपत का क्या हो जाएगा, स, तो स आगे आ जाएगा, क्या बनेगा, सचक्र। इस तरीके से आपके अव्ययभाव समास पूरा होता है। यहाँ पर आपको अव्ययभाव समास समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।